जी, हेलो दोस्तों, मेरे साथ हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुक़्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच क़मर साहब। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो इंडिया-पाकिस्तान के अंदर और साउथ एशिया के अंदर डिस्कशन हो रही है, वो ये है कि जो तालिबान के मिनिस्टर थे, जो कि वहाँ गए हुए थे इंडिया-अफ़गानिस्तान ट्रेड अपॉर्च्युनिटीज़ के हवाले पे एक सेमिनार में कह रहे थे। उन्होंने कहा जी कि जो अफ़गान का जो डीएनए है दैट इज़ इंडियन। वो इसकी वैल्यू इसलिए भी बढ़ गई डॉक्टर साहब के अगले दिन इंडोनेशिया के सदर ने भी कहा कि मैंने चेक करवाया सारा, तो मेरा जो डीएनए है वो इंडियन है। तो ये जो तालिबान ने कहा, इसको आप कितना सिग्निफिकेंटली देखते हैं? पाकिस्तानी कह रहे हैं जनाब इन्होंने अपना बाप बदल लिया है, अब पैसे वहां से आ रहे हैं, तो ये तो वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। आई डोंट बिलीव इन सच काइंड ऑफ लैंग्वेज, बट व्हाट डू यू से दिस? तो एक तो ये है कि ये बेकार बातें हैं सारी की सारी। इंडिया में अगर आप ऐसी रैंडम जियोपॉलिटिक्स डालकर यूट्यूब में सर्च करें तो जो जिस तरह से डिस्कोर्स होता है, खींच के थप्पड़ मारा डॉक्टर जयशंकर ने। ऐसा बात करते हैं अबाउट जियोपॉलिटिक्स, अबाउट डायलॉग्स, इट इज लाइक उनके लिए इट लुक्स लाइक ए कॉन्टैक्ट स्पोर्ट बना लिया है जियोपॉलिटिक्स को, डिस्ट्रॉयड कर दिया। इंग्लिश में भी बात खुद ही डिस्ट्रॉयड देम। तो एक ये क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में, दिस इज एक काइंड ऑफ एग्जैजरेशन है ये। क्या कहते हैं उसको, मुबालगा कहते हैं ना उर्दू में। तो इट इज, हिंदी लफ्ज मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इट इज मुबालगा, इट इज एग्जैजरेशन। बर्लेस्क कहते हैं इंग्लिश में, और बाकायदा इट्स एन आर्ट फॉर्म, बर्लेस्क। तो कहे दो चांद तोड़ के ला के दे दूं तुमको, इसको भी बर्लेस्क कहते हैं। तो अगर लड़की ने कहा हाथ तोड़ के आओ तो क्या कर लोगे कहाँ से तोड़ के लाओगे चांद को? सो इट इज लाइक दैट एग्जैजरेशन, बट उसका मतलब ये होता कि हमारे रूट्स आर कनेक्टेड टू इंडिया। तो ये पिछले साल, अब मुझे याद नहीं, इस जनवरी 26 को या पिछले साल के जनवरी 26 को, जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे, आपको याद है? पहले वो पाकिस्तान भी आने वाले थे। ही वॉज सपोज टू गो टू पाकिस्तान एंड इंडिया, बट इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया, तो खाली वो इंडिया है, पाकिस्तान नहीं गए। तो जब वो आए थे, तो तब उन्होंने कहा था कि मेरी डीएनए इंडिया की है। और फिर दोबारा इस ट्रिप में जब भी मोदी गए थे इंडोनेशिया, तो भी उन्होंने कहा कि मेरा डीएनए इंडिया है। जब भी इंडिया की म्यूजिक चलती है, मैं भी नाचता हूँ। मैं इंडिया छोड़ के 30 साल से ज़्यादा हो गया है मुझे, मैं अभी भी सिर्फ इंडियन म्यूजिक सुनता हूँ। तो मेरा भी डीएनए इंडियन है, आपका भी डीएनए इंडियन है, बट देयर इज नो सच थिंग एज एन इंडियन डीएनए। ये है। आपको पता है कि अगर आप किसी केले को उठाएं, बनाना, और आपका 60% मैच है डीएनए, पता है आपको? द बनाना एंड द ह्यूमन का डीएनए 60% मैच होता है। बात दूसरे ऐसे जानवर हैं जिनके साथ हमारा डीएनए मैचेस 98%, थोड़े से चेंज से वो। बट एनीवे, दिस इज ऑल रबिश, साइंटिफिक डीएनए वगैरह कुछ फालतू बातें हैं। बट मैंने वो एक्चुअली वीडियो देखा है ये मिनिस्टर का। तो वो कहते हैं कि जब से मैं आया हूँ, जो अपनायत मैंने महसूस की है, मुझे अपेरेंटली डॉक्टर जयशंकर ने उनको रिसीव किया। तो ही सेड द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या मिनिस्ट्री, वो समझ में नहीं आया मुझे, मिनिस्टर या मिनिस्ट्री, वो कह रहे थे कि जिस तरह से जब से जैसा मैं लैंड हुआ, जब से मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने ही लोग हैं, एंड इसलिए वो कह रहे हैं हमारा डीएनए कॉमन है। व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू मी इज कि इंडिया में दो किस्म के इस्लामोफोब्स हैं, एक बेशरम और एक सोफिस्टिकेटेड। जो बेशरम इस्लामोफोब है वो खुल के कहता है कि मुझे मुसलमानों की दुश्मन हूँ, मुसलमानों को मार देना चाहिए। अभी वो यति नरसिंहानंद क्या पता कह रहा था कि इंडिया को दोबारा पार्टीशन करना चाहिए और मुसलमानों को एक जगह कोने में डाल देना चाहिए और एक ऐसा मुल्क बनाना चाहिए जिसमें एक भी मुसलमान ना हो, एक भी मदरसा ना हो, एक भी मस्जिद ना हो। तो ही वांट्स ए मुस्लिम मुक्त इंडिया चाह रहा है वो। तो ये बेशरम इस्लामोफोब कहता हूँ। एंड देन देयर आर सोफिस्टिकेटेड इस्लामोफोब्स जो कहते हैं आई एम नॉट अगेंस्ट इस्लाम, आई एम अगेंस्ट रेडिकल इस्लाम। तो ये रेडिकल इस्लाम का बहाना लेकर इस्लामोफोबिया, अपनी नफरत मुसलमानों के तरफ, इस्लाम के तरफ वो इजहार करते हैं। जैसा कि अभी आयरलैंड में आपने देखा कि वो मस्जिद का
मॉडल बना के उसने आग लगा दी कि मुसलमानों को आयरलैंड नहीं आना चाहिए। तो रेडिकल इस्लाम जो सोफिस्टिकेटेड मुसलमान हिंदू कहते हैं या जो भी कहते हैं कि उनका दुश्मन है, साउथ एशिया में एक ही रेडिकल इस्लाम है, वो तालिबान है, और वो बन गया है इंडिया का सबसे अच्छा एंड परहैप्स द ओनली फ्रेंड इन साउथ एशिया। तो ये जब बंदा आया इंडिया को और कहने लगा कि हमारा डीएनए मैच है, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैं बोला यस, रेडिकल इस्लाम एंड रेडिकल हिंदुइज्म बड़ी रमी जम रही है इनकी। रब ने बना दी जोड़ी हिंदू नेशनलिज्म की और ये रेडिकल इस्लाम की, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। वो तालिबान है, ये भी तालिबान। वो जो चीजें इस्लाम के साथ कहते हैं वो चीजें ये इसके बारे में भी कहते हैं। वैसे यहाँ पे भी है अमेरिकन तालिबान। ये जो पीट हेक्सिट है, पीट हेक्सिट का जो पादरी है, गुरु है, शेख जो भी कहिए, वो गधे ने आज बयान दिया कि औरतों से वोट छीन लेना चाहिए, वोट देने की। वुमेन शुड नॉट बी अलाउड टू वोट। और उनकी जो कल्ट है, क्रिश्चियन कल्ट है, उसमें औरतें भी हैं और वो भी कहते हैं कि औरतों को वोट नहीं होना चाहिए हक। सो दिस काइंड ऑफ ये जो राइट विंग जो पॉलिटिक्स चल रही है दुनिया में आजकल, उसमें मॉडरेशन में सिर्फ मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी मॉडरेट हुई। शी मूव टुवर्ड्स द सेंटर। वो इतना मूव हो गई टुवर्ड्स द सेंटर कि अब वो प्रो पैलेस्टाइन होते जा रही है एटलीस्ट, एंड वेरी क्रिटिकल ऑफ इजराइल। लेकिन अगर आप उसके इलेक्शन से पहले उसके बयान देखे हो तो कुछ फर्क नहीं होता था उसके, ये ऐसी बयान है। सो व्हाट द तालिबान इज डूइंग इज कि दे आर, वो एक लफ्ज उर्दू और हिंदी में एक लफ्ज है जो चा ता या से बनता है, तो वो बना रहे हैं इंडियंस को। वो समझ रहे हैं कि हम कह देंगे कि हमारा भी डीएनए है, जैसा इंडोनेशिया से पूरा इंडिया में वायरल हो गया होगा ना ये स्टेटमेंट। आई डोंट नो व्हाई इंडियंस आर हैप्पी कि तालिबान के साथ इनका डीएनए मिलता है। पाकिस्तान की वजह से ना, वो बिकॉज इट बट स्टिल फ्रॉम पाकिस्तान। हाउ, जी हाँ, वो तो ठीक है, बट दे आर थिंकिंग कि इससे पाकिस्तान की जलेगी वगैरह वगैरह। सो बट द पॉइंट इज व्हाई वुड यू वांट टू हैव अ शेयर्ड डीएनए? मुझे नहीं चाहिए, हालांकि मैं यूसुफ जई पठान हूँ यार। मैं तो यूसुफ जई पठान हूँ। आई एम नॉट एन खान इन नेम, आई एम ए खान एथनिसिटी। मुझे कोई, मेरा तो डीएनए 99.999% मैच होता होगा आमिरुल्लाह खान मुत्तकी से, बट आई डोंट वांट टू इवन मेंशन दैट कि मेरा डीएनए इनसे मिलता है। बट द पॉइंट इज कि ये वो जैसा है वो शोले का किसी हिंदी मूवी का डाला है, बहुत याराना लगता है। वैसा हो गया है ये। इंडिया इज गोइंग टू, इट्स नॉट अ स्मार्ट मूव फॉर इंडिया, बिकॉज इनके जो बाद में अगर आप इनके साथ ज़्यादा दोस्ती कर लेंगे तो इनके जो क्राइम्स है वो इंडिया पे लगे। इवेंचुअली यूरोप वगैरह में पूछना लगेंगे, ठीक है, वाई आर यू सपोर्टिंग द तालिबान, दे आर वायलेटिंग वुमेन्स राइट्स, दे कंटिन्यू टू हार्बर आईसिस और खुरासान अभी भी वहाँ पे है, अलकायदा अभी भी है, कम हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, वो उनकी अपील ख़त्म हो गई, इज़ गोइंग। बट ये तो बकवास है। ये जो मिनिस्टर आया, ये एग्रीकल्चरल मिनिस्टर है, राइट? ये जो जिसने ये बात कही, बट एक्चुअली इंडिया टुडे के एक रिपोर्टर ने जाके और एक तालिबान के मिनिस्टर के साथ इंटरव्यू किया। आपने वो देखा? वो दैट वाज टू मी मोर इंटरेस्टिंग देन दिस। एंड आई थिंक अगर इंडियन मीडिया को फोकस करना था तो उसके इंटरव्यू पे उसने बहुत इंटरेस्टिंग बातें की। उसने कहा, देखो, इंडिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। ना ट्रेड हो रहा है, ना लोग आ सकते हैं, ना लोग जा सकते हैं। तो लोग अगर आ जा नहीं सकते तो फिर हमारे पास से बंदे जाकर इस्लामाबाद और लाहौर में टेररिज्म कैसा कर सकते? सो व्हाट ही इज सेइंग इज कि ये जो टेररिस्ट आके इस्लामाबाद पे अभी अटैक किया, कराची में भी अटैक किया, या बलूचिस्तान में जो भी अटैक्स हो रहे हैं, दे आर हैपनिंग फ्रॉम डोमेस्टिक पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। ये टीटीपी के नहीं है, ये हमारे नहीं है। एंड दैट इज द पॉइंट दैट ही इज ट्राइंग टू मेक। और जो दूसरा पॉइंट उसने कहा कि, एंड आई थिंक द रिपोर्टर फॉलो अप सही नहीं किया उसको, इंडिया टुडे का रिपोर्टर था, तो उसने कहा, देखो, टीटीपी हमसे पहले था, हम तो सिर्फ 5 साल से हैं अफगानिस्तान में 2021 में, लेकिन टीटीपी उससे पहले था वगैरह वगैरह। या टीटीपी, मतलब पीपल आर नॉट सेइंग कि आपने टीटीपी को पैदा किया, ये कह रहे हैं कि आप टीटीपी को
सेफ हेवन दे रहे हो और सपोर्ट कर रहे हो, दैट इज द एलिगेशन. सो द रिपोर्टर शुड हैव करेक्टेड एंड सेड दैट डजंट मैटर कि टीटीपी आपसे पहले था अफगानिस्तान में एंड पाकिस्तान में ऑपरेट कर. इनफैक्ट इमरान खान ने तो उनको जेल से छोड़े कईयों को, राइट. 2000 के करीब टीटीपी के टेररिस्ट वेयर इन प्रिजन, जो इमरान खान ने रिहा कर दिए उनको व्हाइल ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. तो पाकिस्तान की सरकार तो सपोर्ट कर रही थी टीटीपी को, उनको छोड़ दिया. तो सो ही शुड हैव पुश्ड बैक एंड सेड, क्या आप ये क्लियरली कह सकते हो कि टीटीपी is not enjoying safe havens in Afghanistan? That is the question he should have asked, but he did not ask. But I think that is where the serious dialogue is, ना, कि आप. मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कर दूं. ये जो क्वेश्चन है ना तालिबान का, जो बॉर्डर बंद है तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, ऐसे बात नहीं है. दिस इज अ लाई. ये पाकिस्तान के अंदर बेसिकली मौलाना फजलुर रहमान ने ये आर्गुमेंट थोड़ा जनरेट किया था. वो उसकी कुछ वजूहात और हैं, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. लेकिन मैं आपको बताऊं, मौलाना डीजल की बात कर रहे हैं. जी 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है और एक भी बंदा अफगानिस्तान की साइड पे नहीं खड़ा हुआ. पहली बात. दूसरी बात, पाकिस्तान ने वायर लगाई हुई है, जिस वायर को आए रोज वो काटते हैं. हालांकि डबल वायर लगाई है, बॉम्ब मारते हैं, बंदे नहीं बेचते, मतलब अपनी साइड से वो मैन करना ही नहीं चाहते. ठीक है. तो ये जो आर्गुमेंट है ना, जो और बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान थ्रू ड्रोन्स एंड ऑल दैट रोकता है. ठीक है, वो बहुत कर चुका हुआ है. लेकिन ये आर्गुमेंट बिल्कुल गलत है. जी बॉर्डर बंद है, वो हम पनिश करना चाहते हैं. टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान वांट्स टू पनिश एंड चेंज द बिहेवियर ऑफ तालिबान, ताकि लोगों को हम पता चले कि भाई तुम लोग पहले इलाज करवाने जाते थे. एंड टू बी ऑनेस्ट, मतलब ये और डायरेक्शन में बात चली जाएगी. हमारे हॉस्पिटल्स में अफगानी आके लेटे होते हैं बलूचिस्तान के अंदर, एनकेपी के अंदर, जहां पे आके वो फ्री इलाज करवा रहे होते हैं. तो वो अब थोड़ी तकलीफ हो रही है उनको, क्योंकि चीजें चेंज हो गई हैं. तो बहरहाल उनकी प्रॉपर्टीज भी है ना, बड़े मकानात भी हैं. डॉक्टर साहब, आप यू कांट. वंस आई वाज ट्रैवलिंग विद फ्रॉम म्यूनिख टू इस्लामाबाद, मेरे साथ जो बंदा बैठा था वो अफगानी था और उसके पास अफगानिस्तान का पासपोर्ट था. इंटरेस्टिंग बात सुने, जर्मनी की पीआर थी और शादी करने वो कराची उधर जाता था. वो मतलब रहता पेशावर था वो. कैन यू इमेजिन? तो मतलब वो अफगानिस्तान तो जाते ही नहीं था, तो वो रहते उधर है सारे. फिर वो छोड़े इनको, इन्होंने बड़ा मैस किया हुआ है. बहरहाल डॉक्टर साहब, मूविंग ऑन, हम जो हमारी जो इंटरेस्टिंग उसके ऊपर चल रहा है. आज आपने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल भी लिखा द डिप्लोमेट के अंदर अबाउट ट्रम्प एंड ट्रस्ट एंड स्ट्रेटेजिक चॉइसेस. इंडिया जो है वो मेरा ख्याल है आपने भी ये जो आर्टिकल है वो हैप्पी मून जैकब का भी जिक्र आपने किया हुआ है और इसका भी वो किया हुआ है, जो राजश्री मोहन वाले आर्टिकल का भी किया हुआ है. और लेकिन क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर साहब, इंडिया तो ऑब्वियसली दे हैव लॉस्ट, तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि समित सारन का नाम तो सुने होंगे ना आप, जो ओआरएस के प्रेसिडेंट है. उन्होंने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूर है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड गए हैं. ही इज सेइंग कि इंडिया is trying to build an Indo-Pacific strategy without America. तो इसलिए पिछले 10 दिन में इंडिया की हाई लेवल डायलॉग हुआ है जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ. एंड व्हाट मोदी इज ट्राइंग टू डू इज टू क्रिएट अ न्यू पैराडाइम, और उसका नाम इन्होंने दिया एन आर्क ऑफ ट्रस्ट. एन आर्क ऑफ ट्रस्ट. तो मैंने वो कई लोगों के साथ शेयर किया, तो खुद इंडिया से लोग बोल रहे हैं कि उसको कहो उठ के कॉफी पी ले थोड़ा. नींद में आर्टिकल्स लिख रहे हैं, ख्वाब में. ये नीच रिएक्शन नहीं है, मतलब क्या अभी तो कुछ भी नहीं हुआ. तो मेरा जो आर्टिकल का पॉइंट यही है कि इट इज नॉट वेरी क्लियर. फॉर एग्जांपल, हैप्पी मॉन जेकब कह रहे हैं कि बहुत रिश्ता ख़राब हो चुका है अमेरिका के साथ, सो वी नीड ए न्यू ग्रैंड स्ट्रेटजी जिसमें अमेरिका इज़ नॉट एट द सेंटर ऑफ इंडिया. पिछले 20-25 साल से अमेरिका वाज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्रैंड स्ट्रेटजी, उसको डिसेंटर करना चाहिए. दैट इज़ हैप्पी मॉन. सो हैप्पी मॉन जेकब वांट्स चेंज इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी. राजा मोहन कह रहे हैं कि देखो कुछ भी नहीं बदला. अभी भी देखो अक्टूबर में हमने डिफेंस अग्रीमेंट साइन की, पैक्स सिलिका में इंडिया को
शामिल कर लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते रहे बट एक्चुअली जो मोमेंटम है वो कोऑपरेशन चल रहा है, नेवीज की कोऑपरेशन चल रहा है, डिफेंस कोलैबोरेशन चल रहा है, ऑल ऑफ दैट आर गोइंग ऑन। सो ये जो ड्रामा क्वीन बने हुए हैं जो लोग बैठकर टीवी पर और आर्टिकल्स लिख रहे हैं, बेसिकली स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को उन्होंने कह दिया कि भाई थोड़ा चिल हो जाए, आप लोग इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो, नथिंग इज गोइंग। सो ही इज एडवोकेटिंग कंटिन्यूटी। तो अब मेन मतलब मेरे लिए इट वाज थियोरेटिकली भी इंटरेस्टिंग था ना एज अ प्रोफेसर। इनफैक्ट मेरी आज क्लास खत्म हो रही है, मैं आपसे बात करे बाद मुझे पेपर्स ग्रेड करना है, सुबह ग्रेड डालना है सबको, तो सारी रात में पढ़ते रहूंगा। एंड द लास्ट थिंग दे विल रीड इज दिस आर्टिकल ऑफ माइन। तो फॉर फॉरेन पॉलिसी के देखिए थियोरेटिकली थोड़ी बात कर देता हूँ मैं। देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फॉरेन पॉलिसी में कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट कैसा डिफाइन करते हैं। Once you define your national interest, then foreign policy is basically an attempt to protect those national interests, उनको हासिल करना। तो ये जो डिबेट हो रहा है इंडिया में राइट नाउ, दे आर ट्राइंग टू रीथिंक व्हाट इज इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट इन अ वर्ल्ड वेयर इंडिया इज नॉट फ्रेंडली विद द यूएस। तो इसलिए मतलब कई जगह ऐसा मोदी ने कई वो मच्छियों के लिए डालते हैं ना, क्या कहते हैं वो मच्छियों के लिए, तो वो कई उन्होंने डाल रखे हैं। तो फॉर एग्जांपल RIC की बात करें, रशिया इंडिया चाइना वहाँ भाग गए थे। फिर उसके बाद इजराइल के साथ एक अलग अलायंस, UAE के साथ, इजराइल के साथ, वो इजराइल कहता है हेक्सागोनल एक्सिस, जो भी इजराइल के ग्रीस और क्रीट के साथ। अब ये नया जो इंडिया दोबारा जापान ऑस्ट्रेलिया इनके साथ, सो इंडिया इज ट्राइंग वेरियस डिफरेंट वेज टू सी के कैसा फिक्स किया जाए। और फिर अक्टूबर में जब रशिया में हुआ था SCO का समिट, याद है आपको, जो मोदी गए थे वहाँ पे, और पहली कई सालों के बाद शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी। तो वहाँ पे जब गए काजान में, रशिया में जो मीटिंग हुई थी काजान में, वहाँ से इंडिया का एकदम रवैया टुवर्ड्स चाइना चले गया। सो दे आर नॉट बीइंग हॉस्टाइल टू चाइना, दे आर थिंकिंग के ठीक है चाइना से ताल्लुकात अगर हम ठीक कर लें तो हमको इंडिया की अमेरिका की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर जितना we feel that we need America's support. So if we can't rely on America, then let us not be tough with China. तो ये सारी different चीज़ें India is trying to do. So there is अभी 3-4 options है इंडिया के सामने. So the pathway is not very clear to them. So they are trying different strategies to achieve the goal. और goal तो इंडिया का overall तो वही है जो आई थिंक पाकिस्तान को भी कॉपी करना चाहिए, विच इज विकसित भारत। इस साल श्रीलंका बिकेम अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी। तो अब इंडिया में 2 अपर मिडिल इनकम, साउथ एशिया में 2 हो गए हैं। एक तो मालदीव्स है, बट मालदीव्स इज एन ऑड प्लेस, टूरिज्म की वजह से है वो। और फिर श्रीलंका हो गई है। भूटान इज गेटिंग वेरी क्लोज टू बिकमिंग एन अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी। इंडिया इज लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी बांग्लादेश के साथ। आप तो लो इनकम इकोनॉमी में आते हो, वेरी मतलब यू आर क्लोजर टू बांग्लादेश देन यू आर क्लोजर टू अफगानिस्तान इन पर कैपिटा इनकम देन टू इंडिया, समझ रहे ना आप। सो आई थिंक वो गोल तो है कि हम प्रॉस्परस कैसा बने, हाउ टू बिकम एन अपर इनकम इकोनॉमी। तो उसके कई तरीके ट्राई कर रहे हैं। एंड एक तरीका पिछले 20 साल से ये था कि अमेरिका के साथ हो लेते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी मिसाल दिया था कि मैं साइकिल चलाता था तो बस को पकड़ लेता था फिर मेरे को पैडल मारने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस मुझे बड़ी तेजी से लेके चले जाती थी जहाँ तक वो ले गया। फिर मैं 10-15 मिनट में मैं कॉलेज पहुँच जाता था, गोइंग एट द स्पीड ऑफ अ बस ऑन अ बाईसाइकिल। तो इंडिया वाज आल्सो ट्राइंग टू डू दैट, लेकिन अब ट्रंप हाथ को ठगा मार के छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिन में इतने सारे केसेस कर दिए इंडिया के ऊपर। सो देयर सीम्स टू बी एन अनसर्टेनिटी अबाउट US। इंडिया ट्रस्ट नहीं कर सकता अब अमेरिका को, तो इंडिया इज लुकिंग फॉर डिफरेंट वेज। और ये डिबेट्स चल रहे हैं, तो आई फाइंड दोस डिबेट्स वेरी फैसिनेटिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग। आपको पढ़ना है तो पढ़ें। अकबरुद्दीन ने भी, एक सैयद अकबरुद्दीन जो इंडिया के एम्बेसडर थे टू द UN, ही रोट अ वेरी इंटरेस्टिंग पीस। औसफ सईद साहब ने एक बहुत अच्छा लिखा, तलमीज़ अहमद ने एक बहुत अच्छा लिखा। फिर हैप्पी मॉन जेकब के तो 2 आर्टिकल्स आ गए, और एक इसके मेरे जिस आर्टिकल के बारे में बात करूँ उसके बाद उन्होंने और एक आर्टिकल लिखा इसी मुद्दे पर। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग गोइंग ऑन।
मैं देख रहा था, मैं भूल गया ये कौन सा पैनल है, बट इंडिया में अभी एक बड़ा पैनल हो रहा है जिसमें राजा मोहन, हैप्पी मान जेकब, सुहासिनी हैदर वगैरह, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस सेम इश्यूज के फॉरेन पॉलिसी में क्या होना चाहिए। आई थिंक कि पाकिस्तान में भी होना चाहिए, बिकॉज ये जो मीडिएशन के चक्कर में आप लोग यू आर फॉरगेटिंग टू बिग इम्पोर्टेंट थिंग्स के फॉरेन पॉलिसी इज नॉट जस्ट अबाउट name recognition, it is about genuinely improving national interest क्या है, is it to improve the economic condition, या it is also आपके तो अभी तो security भी मतलब लाले पड़े हुए हैं, तीन 3 provinces में you are having insurgency problems, अब कश्मीर में भी शुरू हो गया है। So I think the Pakistan needs to fix मुझे मेरा एक यहूदी दोस्त ने समझाया था कि मुख्तदर तुम सेंट्रल एशिया के रेडर्स की तरह रेड करते हो, घोड़े पे चढ़ दिया कि निकल जाते हो हमले करने के लिए, बट याद रखे कि घर को प्रोटेक्ट करना मत भूलना। सो फर्स्ट बिल्ड योर फोर्ट देन चार्ज आउट। तो मुझे यहाँ डेलावेयर में फोर्ट बनाने में थोड़ा वक्त लग गया। So I have friends who are political and others जो मेरे को प्रोटेक्ट करते हैं when I'm attacked by other people from outside. So पाकिस्तान का फोर्ट अभी is not as strong as it used to be, लेकिन सारी की सारी कौम आपकी बाहर है outside the country literally. So they need to come back and build the fort. इंडिया का फोर्ट काफी मजबूत है in spite of all the talk about terrorism वगैरह। India is pretty solid at home, इकोनॉमी भी ठीक ठाक चल रही है, but then वो पेस पे नहीं जा रही जितना पेस पे इंडिया की एलिट चाहती है, समझ रहे हैं ना। इट इज नॉट स्टिल शोइंग 6-7%। जो चाहते हैं वो 2047 तक, मतलब दे हैव ए गोल कि 2047 में इंडिया विकसित बन जाएगी। मतलब आपके पास क्या है, मतलब क्या, व्हाट इज द गोल, राइट? व्हाट काइंड ऑफ पाकिस्तान डू यू वांट बाय 2047? इसका आप मुझे लिंक्स नहीं भी जा सकते, मैं आपको विकसित भारत के 500 लिंक्स भी जा सकता हूँ द विजन ऑफ विकसित भारत। सो दैट इज द पॉइंट इज इम्पोर्टेंट कि वो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी अगर रिच हो देन यू हैव दिस डिस्कशन। वो आर्टिकल पढ़े हैं आप उसको, उसमें मैंने 2 पैराग्राफ उसके बारे में भी लिखा, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के बारे में। मैं दिल्ली में ज़्यादा दिन नहीं रहा व्हेन आई वाज इन इंडिया, बट अब दैट हैज़ बिकम माय फेवरेट प्लेस। इस बार मेरे से गलती हो गई, मैंने डुपॉन्ट सर्कल की एक महंगी होटल में रह गया था व्हेन आई वेंट, बट आई शुड ट्राई एंड स्टे देयर। खमर किसी भी वक्त चले जाओ वहाँ पे, कॉफ़ी शॉप में, लाउंज में या लंच में, तुमको एकेडमिक्स, एक्स डिप्लोमेट्स, करंट डिप्लोमेट्स, फॉरेन डिप्लोमेट्स, जनरल्स, आर्मी जनरल्स, रिटायर्ड, करंट, जर्नलिस्ट, एकेडमिक्स, पॉलिसी मेकर्स, मिनिस्टर्स। मैंने वहाँ पे 12 दिन गुजारे दिल्ली में, उसमें मैं कह सकता हूँ 2 बार मेरे मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग हो गई वहाँ पर, 1 बाय डिज़ाइन, 1 बाय एक्सीडेंट। वहाँ पे ऑल जिन जिन लोगों के बारे में मैं बात करता हूँ, लिखता हूँ, उन सब से मुलाकातें हुई चाय पर या लंच पर। सो इट्स लाइक ए एपिसेंटर ऑफ इंडियाज इंटेलिजेंसिया। वैसी एक जगह होनी चाहिए। देन जब ये डिबेट्स होती हैं वहाँ पर, देन the community becomes richer, intellectually richer. तो इंडिया में I can say कि I'm very happy to say कि देश बहुत ही डेप्थ हो गई है इंडिया की इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में। There's a lot of depth. अगर आप कहे कि मुझे एक आर्टिकल चाहिए भाई कि इंडिया और ग्रीनलैंड के बारे में क्या ताल्लुकात, what should India think about Greenland, I guarantee you at least आपको 1000 लोग मिल जाएंगे who can give you a good article in Delhi alone. So that is what is important. उससे जब वो बंदे थिंक टैंक्स में जाते हैं, वो बंदे जब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, so they make the whole community मतलब स्मार्टर एंड, और वो स्मार्टनेस की डेप्थ होती है जो आपको यूरोप में भी नज़र नहीं आती। पता है मेरे पीछे काफ़ी दिन से पढ़े हुए थे ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़। जब मैं थोड़ा यंग था, ऑस्ट्रेलियंस भी कहते थे खान साहब आ जाओ, इट्स अमेरिका प्लस क्रिकेट। इनफैक्ट एक वक्त आ गया था, वो सो सीरियस अबाउट मूविंग टू इंग्लैंड कि मैंने एक्चुअली चेक किया कि प्रोफेसर्स खेल सकते हैं क्या यूनिवर्सिटीज़ के लिए टू प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट। नहीं, प्रोफेसर्स को आर नॉट अलाउड टू प्ले फॉर देयर टीम। तो
मतलब मैंने एक आधा दिन गुजारा टू फिगर दैट आउट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो टेम्प्ट वो मुझे करते थे, जैसे खान साहब आ जाओ, यू विल डोमिनेट। अमेरिका तो इज लाइक ए कॉन्टिनेंट भाई, मेरे जैसे यहाँ पे एटलीस्ट 40-50 लोग होंगे जो दे कैन डू व्हाट आई कैन डू, राइट? इंग्लैंड में नहीं है। जो मैं कर सकता हूँ आप मुझे बताएं, आपको नजर आ रहा है कोई भी? इफ आई गो देयर आई विल डोमिनेट मेनी इश्यूज, राइट? देयर मे बी 5 पीपल हु डू इंडिया वेल, and then who also do Middle East, who also do American foreign policy. तो जिस तरह की डेप्थ अमेरिका में है इंटेलेक्चुअल, उस तरह की डेप्थ आपको चाइना में मिलेगी और इंडिया में मिलेगी। चाइना के जो थिंक टैंक है वहाँ पे तो बैठे हुए हैं, हजार लोग बैठे होते हैं भाई। अमेरिका से बड़ा है उनके थिंक टैंक का जो कल्चर है। मैं जब शिंगवा यूनिवर्सिटी में गया था, आई वाज अमेज्ड टू सी एक्सपर्ट्स। जेएनयू से पीएचडीज हैं उनके पास भाई, जो साउथ एशिया पढ़ाते हैं। यू नो, सो दैट इज समथिंग दैट मैं हमेशा पूछता हूँ कि डू यू हैव दैट काइंड ऑफ कल्चर इन पाकिस्तान और नॉट? क्योंकि मैं आपके थोड़े बहुत देखा 3-4 थिंक टैंक्स के डिस्कशंस, शायरी बहुत करते हैं लोग, विच आई फाइंड क्वाइट इरिटेटिंग, बिकॉज कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप शेयर ढूंढने के लिए दैट इज अप्रोप्रिएट, एंड देन आपकी बात सही है। उसकी वजह ये है कि हमारे वहाँ पे जो लोग बोलने वाले हैं ना, वो सारे के सारे मिड कैरियर नहीं है, बूढ़े हो चुके हैं। और वो सारे के सारे, अब वो हम समझते हैं कि अगर कोई बूढ़ा बैठा होगा ना तो वो सही बात करेगा, यंग लोगों को, मिड कैरियर को मौका ही नहीं देता वहाँ पे, और ट्रस्ट भी नहीं करते। और दूसरा, मिड कैरियर जो है वो ज़्यादातर फंसे हुए हैं, उनके लिए वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड वो चीज़ें नहीं हैं जो होनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। मैं आई कैन सी दैट हमारे जो वहाँ पे जो एज फेलोज हैं, वो बड़े कम लोग हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पैसे कमा रहे हैं, सही पैसे कमा रहे हैं, थिंक टैंक के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है वहाँ पे। और जो आपने बात की तो कॉफ़ी, वो जो डू पॉइंट वगैरह की बात की, तो वी आर मिसिंग। मैं उसको आई कांट फिगर दैट आउट। वो मुझे कहीं इस्लामाबाद में मैं बैठता हूँ, लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आता। आपको या तो एलीट नज़र आएगी कहीं बैठी हुई, और वो भी एलीट, हर जगह की एलीट, या बहुत छोटे हुए बच्चे नज़र आएंगे जो बड़े घरों के बच्चे हैं, या आपको भी कुछ बिजनेसमैन जो समझते हैं वहाँ बैठने की ज़रूरत है। वो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, ये वो कुछ ऐसा नहीं है। और वो लोग जो बहुत अमीर हो गए, अब उन्होंने ये नया फैसला कर लिया है कि वो बाहर रेस्टोरेंट्स में बैठते नहीं है। उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने अपने घर में सारी फैसिलिटीज़ बना ली हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो आप 10-15 लोग इकट्ठे हो गए, वहाँ पे खाना खाया, चाय पिए, जो भी 2-4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, एक दिन आपके घर, दूसरे दिन मेरे घर, तीसरे दिन उसके घर, तो वो एक इस तरह तो का। मैं जो होटल में ठहरा था, आई डोंट वांट टू नेम द होटल वरना फिर, क्योंकि अगली बार भी गया तो शायद मैं वहाँ रहूंगा, आई डोंट वांट पीपल टू नो वेयर आई एम स्टेइंग। तो उस होटल से जो उबर लेता था मैं, 150 रुपए के अंदर जस्ट 150, या यू आर टॉकिंग अबाउट $1.5 के अंदर, आई कुड गो टू इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जिसकी मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ। उससे 4, मतलब लिटरली 300-400 फीट दूर, कदम दूर पर इस्लामिक सेंटर है, कल्चरल सेंटर, विच इज ऑल्सो ए फैबुलस प्लेस, जहाँ पे आपको सारे इंटेलेक्चुअल एलिट भी मिल जाएंगी और खाना भी जबरदस्त मिल जाएगा। फिर उसी सेम डिस्टेंस पे आपको जो इंडिया का प्रेस क्लब है, प्रेस क्लब को मैं गया भाई, रात को गया मैं 10 बजे के करीब, एक किसी हमारे दोस्तों के साथ वहां पर। आई मेट सो मेनी सुपरस्टार जर्नलिस्ट वहां पे। आई थिंक वहां पे शराब शायद डिस्काउंट पे मिलती है वो। फिर जो चौथी जगह है, वहां कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब नाम का एक जगह है। तो जस्ट विद इन दीज 4 क्लब्स यू कुड मीट एवरीबडी। मतलब इनफैक्ट इंडिया के सबसे बड़े मौलाना से मेरी जो मुलाकात हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुई। So I met lots of people from a wide range of people. So I was very jealous of Delhi. कि मतलब मैं तो बहुत हैदराबादी, प्राउड हैदराबादी हूँ, बट आई रियलाइज्ड कि इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल डेप्थ है दिल्ली की, और कल्चर जो है, इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक मीटिंग के लिए मैं जल्दी पहुंच गया था, तो एक साहब अकेले बैठे थे, मैं उनसे पूछा मैं आपका बैठ सकता हूँ यहाँ? बैठ गया। ही टर्न आउट टू बी ए वेरी प्रोमिनेंट डिस्टिंग्विश्ड एडिटर ऑफ इंडिया टुडे, रिटायर्ड।
फिर उन्होंने मुझे चाय भी पिलाई, उन्होंने मुझे समोसे-वमोसे खिलाए, उनके साथ गपशप लगाए, जिससे मैं मिलने गया था वो बेचारे 30-40 मिनट लेट हो गए थे। बट आई डिडन्ट रिग्रेट इट बिकॉज़ आई गॉट टू मीट दिस गाय, आई वुड नेवर हैव मेट हिम। और फिर वो रूम में बता रहे हैं, देखो वो ये है, वो ये है, वो ये है, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे, ये वगैरह। ही वाज़ पॉइंटिंग आउट टू सम वेरी, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इन फैक्ट डीसी में भी आपको यू विल गेट दैट ओनली व्हेन यू गो टू एक थिंक टैंक के इवेंट को अगर आप जाएं तो उस तरह एक्सपीरियंस होगा आपको। बट मैं ऐसा आपको कोई क्लब नहीं भेज सकता जहां आपको अच्छा चाय भी मिल जाए, अच्छी बिरयानी भी मिल जाए और अच्छी महफिल भी मिल जाए। देयर इज नो सच थिंग इवन इन वॉशिंगटन डीसी। यस, यू गो टू ब्रुकिंग्स इवेंट, वहां पे लाइन से लगे हुए हैं, थिंक टैंक आफ्टर थिंक टैंक, एक के बाजू है ना, कार्नेगी है, कार्नेगी के बाजू ब्रुकिंग्स है, ब्रुकिंग के एग्जैक्टली ऑपोजिट हमारी न्यू लाइन्स है, और मिडिल ईस्ट पॉलिसी काउंसिल भी वहीं है, मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आपको वो जो न्यूकॉन्स का जो अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट, वो सब लाइन से ही है, केटो, क्विंसी। यस, सो इट्स लाइक इंटेलेक्चुअली रिच एनवायरनमेंट। उस पर यूनिवर्सिटीज भी है वहाँ पे इनके सारे कैंपसेस हैं, स्कूल ऑफ एडवांस इंटरनेशनल स्टडीज, जॉर्ज टाउन, CSIS, वो सारे मिल जाएंगे। बट दे आर ऑल मतलब देयर इज नॉट एनी क्लब। मे भी बार्स में जाते हैं, मैं तो जाता नहीं हूँ बार्स तो। बिल्कुल। Thank you very much, Professor. Always pleasure talking to you, sir. Thank you, Khawaji. Bye.